कहानी बेटी की विदाई, लेखिका मालती जोशी। पत्र क्या था? दर्द का दस्तावेज ही तो था। लिखा था, मुझे मालूम है तुम मुझसे बेहद नाराज हो और चाहकर भी मैं तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं आ सकी। अपनी मजबूरियों की दास्तान फिर कभी सुनाऊंगी। उसी दिन तुम्हारी नाराजगी का हिसाब भी कर लेंगे। इस समय तो बस यही कहूंगी कि मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मत देना। 7 वाला कार्ड देखकर समझ ही जाओगी इस 22 तारीख को अनु की शादी कर रही हूँ। तुम्हें यह भी मालूम है कि ससुराल और पीहर दोनों पक्षों से मेरे यहाँ कोई झांकने नहीं आएगा। एकदम अकेली पड़ गई हूँ। मेरा एकमात्र सहारा और विश्वास तुम ही हो। प्लीज़ प्लीज़ निराश मत करना। तुम्हारे साहब बहादुर से कुछ कहने का हौसला मुझ में नहीं है, पर हो सके तो उन्हें भी साथ लिवा लाना। बदहवासी में कुछ ऊटपटांग लिख गया हो तो माफ़ करना। प्रतीक्षा में, बेला। जब तक मैं पत्र पढ़ती रही यह मेरा चेहरा पढ़ते रहे, इसलिए मैंने पत्र पढ़कर उन्हें थमा दिया। उस पर एक सरसरी निगाह डालकर व्यंग से बोले, तो हुजूर कब जा रही हो? मैंने सहज भाव से कहा, क्यों आप नहीं चलेंगे? मेरा निमंत्रण कहाँ है? वाह, बेचारी ने लिखा तो है। इस बेचारी के एक अदद पति भी तो हैं। क्या वे 2 लाइनें लिख नहीं सकते? आप भी पता नहीं कहाँ की फॉर्मेलिटी ले बैठे। देख तो रहे हो पत्र कैसी बदहवासी में लिखा है। लड़की की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ही है। बेचारी के हाथ पांव फूल गए होंगे। तभी तो आप जैसी अनुभवी की मदद के लिए गुहार किया गया है। आप शौक से जाइए, पर मुझे बख्श दीजिए। उस माहौल में मैं 2 मिनट भी सांस नहीं ले सकता। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ। तुम दोनों तो सिर जोड़कर बैठ जाती हो। घंटों तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती और मैं बेचारा बैठा दीवार पर लगी कीलों को गिनता रहता हूँ। अब भला आदमी हाँ हूँ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं। आप नहीं समझेंगे, जब बीवी का कैरियर ग्राफ अपने से ऊपर चला जाए तो मर्दों के मुंह पर ताला पड़ जाता है। कैरियर की दुम। इन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे तो ये आदमी जन्म का घुन्ना लगता है। पता नहीं इसने बेला को कैसे प्रपोज किया होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कभी यह बॉडम तुम्हारी सहेली को लेकर भागा था। उल्टा ही हुआ होगा। अब ऐसा भी नहीं है, वक्त की बात है। नहीं तो किसी जमाने में उनके भी जलवे हुआ करते थे। मरती थी लड़कियां उन पर। तुम भी? अब मेरे टिकट का इंतजाम कीजिए। इस विषय पर बात करने के लिए जिंदगी पड़ी है। मैंने कृत्रिम रोष जताते हुए कहा। इन्हें जल्दी जाने के लिए कहा और जाते हुए भी इनके चेहरे पर वही शरारत भरी मुस्कुराहट थी। इन्होंने तो मजाक किया था, पर सच्चाई यही थी कि नरेश हमारी क्लास के हीरो थे। कक्षा के सारे हंगामे, सारी रौनक उनके दम से थी। उनके चाहने वालों की संख्या भी कम न थी। अपने साधारण रंग रूप के बावजूद जब बेला ने उन्हें हथिया लिया तो कितनों ही के दिल पर सांप लौट गए थे। पर पता नहीं क्यों इतना हंसौड़ और जिंदा दिल आदमी भीतर ही भीतर राख होता चला गया। कुछ लोग अपनों से अलग होकर जी नहीं पाते। शायद घर परिवार से कट जाने का दुख नरेश जी को भी घुन की तरह खाता रहा हो, या फिर बेला की उपलब्धियों के तले उनका व्यक्तित्व दब सा गया हो। सिर उठाकर जीना वे जैसे भूल गए। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि पहले वाले नरेश जो अब बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते। उस दिन जब मैं रिक्शे से बेला के घर के सामने उतरी तो वह घर भी मुझसे पहचाना ही नहीं गया। रंग रोगन से एकदम नया लग रहा था। दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार झूल रहा था। मकान के ऊपर विद्युत सज्जा की तैयारियां चल रही थी। बेला का बड़ा बेटा नीचे खड़े होकर इलेक्ट्रीशियन को निर्देश दे रहा था। मुझे देखते ही वह दौड़ा आया। मेरे पैर छूकर उसने अटैची ले ली और भीतर तक छोड़ आया। वहाँ बेला का छोटा बेटा बचे हुए कार्ड्स दोस्तों की मदद से निपटा रहा था। मुझे देखकर उसने माँ को आवाज़ दी। पल्लू से हाथ पहुँचते हुए बेला दौड़ी आई और मुझसे लिपट गई। पूरा घर पकवानों की सौंधी खुशबू से गमक रहा था। पता चला आंगन में छोटी सी भट्टी लगी हुई थी। हलवाई सेव और मठरियाँ उतार रहा था। स्टोर रूम दालान में सामान ठसाठस भरा था। बोरे, कनस्तर, छोटी बड़ी शीशियाँ और पर बाकायदा चिटें लगी हुई थी। आटे से लेकर इलायची, केसर तक सब पर लेबल चिपके हुए थे। तुमने तो अच्छी खासी तैयारी कर ली है। चाय पीते हुए मैंने कहा। मुझे तो लगा था कि पहुंचकर ABC से शुरू करना पड़ेगा। असली तैयारी तूने अभी देखी कहाँ है? कहते हुए वह मुझे कमरे में ले गई और दहेज का सामान दिखाने लगी। कुकर से लेकर मिक्सी तक
किचन का प्रायः हर सामान था। इसके अलावा 11 कामदार बनारसी साड़ियाँ, 11 सलवार सूट, शॉल, कार्डिगन और 5 तोले का सेट। दामाद के लिए घड़ी, अंगूठी, सूट और कपड़ों के पीसेस। और सास की सुहाग पिटारी कहाँ है? मैंने छेड़ा। सास नहीं है। चलो यह भी अच्छा हुआ। नहीं रे, उसने तड़प कर कहा, घर में कोई तो होना चाहिए। अब यह सब जो अपनी हैसियत से बाहर कर रही हूँ, घर में कोई तो हो जिसे इसे देखे, भले ही नाक भूसी कोड़े पर देख तो ले। अरे तो सास नहीं सही, घर में और लोग तो होंगे। पर मेरी इस बात का जवाब मिलने से पहले ही बेला को किसी ने पुकार लिया। वह तो शादी का घर था ही, उसके नाम की पुकार तो लगी ही हुई थी। रात तक फिर उसे चैन से बैठना नसीब ना हुआ। नरेश जी बड़ी देर बाद नजर आए। तब मुझे याद आया कि बेला ने एक बार भी मेरे पति के बारे में नहीं पूछा। सारे उल्हाने मन में ही रह गए। इसलिए मैंने नरेश जी से ही शिकायत की। श्रीमान जी भी इस शादी में शिरकत करना चाहते थे, पर आपने निमंत्रण ही नहीं भेजा। मेरे निमंत्रण की तो कोई बिसात ही नहीं है। वैसे आला कमान की ओर से तो गया था शायद। अब उन्हें क्या बताती कि वह कैसा पत्र था, पर लगा कि अच्छा ही हुआ जो वे नहीं आए। इस माहौल में तो शायद 2 मिनट भी सांस ना ले पाते, क्योंकि मैं धीरे धीरे महसूस कर रही थी कि सारी गहमा गहमी के बावजूद वातावरण में एक हल्की सी उदासी है। शादी का सरंजाम तो है, पर रौनक नहीं। पहले तो मुझे लगा कि मेहमानों के अभाव के कारण वातावरण फीका फीका सा लग रहा है। 3 दिन बाद शादी थी और मेहमान के नाम पर मैं और संदीप का एक दोस्त भर थे। किसी और के आने की आशा भी नहीं थी, जबकि शादी की असली रौनक तो मेहमानों से ही होती है। जब तक उनका रूठना, मनाना, तुनकना, मचलना ना हो तो शादी शादी नहीं लगती। मुझे याद है बेटे की शादी में मेरे अपने ही मुझे 8 आंसू रुला गए थे। खैर, घर का माहौल चाहे जैसा चल रहा हो, पर दुल्हन के चेहरे पर तो नूर होना चाहिए था। मुझे तो अन्नू का चेहरा भी बड़ा फीका सा लगा। दुल्हनों की सी तो कोई बात ही नहीं थी। हमेशा मुझे देखते ही गले से झूम जाने वाली लड़की इस बार कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे लगा शर्मा रही होगी। मैं खुद ही उसके पास चली गई। वह कमरे में अकेली बैठकर टीवी देख रही थी। मुझे देखकर बस मुस्कुरा ही भर दी। मेरा तो जी धक से ही रह गया। क्या यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के वालों ने कुछ ज़्यादा ही मुँह फाड़ा हो और भविष्य की कल्पना से बेचारी का दिल डूब रहा हो? लेकिन बेला तो कह रही थी कि घर में कोई देखने वाला भी नहीं है। मेरे दिमाग में नाना कल्पनाएं उठती रहीं। रात को जब फुर्सत पाकर बेला पास में आ लेटी तो मैंने पूछा, लड़का क्या करता है? कोई तो कार्ड से तो कुछ पता ही नहीं चलता। पहली बात तो यह है कि वह लड़का नहीं है, उसने सपाट स्वर में कहा। मैं तो एकदम उठकर बैठ गई। यह क्या बक रही हो तुम? मेरा मतलब है कि वह लड़का नहीं है, 40 साल का पूरा आदमी है। मेरी आंखों के सामने अन्नू का सलौना चेहरा घूम गया। तभी ना लड़की इतनी उदास है? मैंने विचलित कंठ से पूछा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? लड़की की उम्र कहीं भागी तो नहीं जा रही थी? हाँ, लेकिन लड़की तो भागी जा रही थी ना, उसे रोकने के लिए यह सब प्रपंच करना पड़ा। अब तो मुझे ताव आ गया। ठीक से बताती क्यों नहीं? कब से पहेलियां बुझा रही हो? पहेली जैसा कुछ नहीं है। वह उसके कॉलेज के प्रोफेसर हैं। पता नहीं कब से चक्कर चल रहा है। जब हमें पता चला तो हमने समझाया बुझाया, नहीं मानी। जब डराने धमकाने की बात की तो सूटकेस लेकर खड़ी हो गई। बोली, मैं बालिग हूँ, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कह रही हो? इतनी टुइयाँ सी और ये तेवर? देख लो, जमाना 25 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक हम थे कि 6 महीने तक लुकते छिपते रहे थे। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़कर उसे मनाया कि देवी कहाँ जाओगी, ब्याह देंगे, पर इस तरह हमारे मुंह पर कालिक पोत कर तो मत जाओ, नहीं तो लोगों को कहने के लिए हो जाएगा कि अम्मा ने यही संस्कार दिए हैं। ऐसी माँ और क्या सिखाएगी? बेला की आवाज़ में अजीब सा दर्द था। अपनी बदनामी शायद अब भी टीस रही थी। बात बदलने की गरज से मैंने पूछा, कुंवारा तो है ना? कहता तो है। वैसे लोगों का यह भी कहना है कि बिहार के किसी वज्र देहात में एक ब्याहता बैठी इसके नाम पर रो रही है। बरसों से उसका मुंह नहीं देखा। तुम्हें खोजबीन तो कर लेनी थी। किसके लिए? तुम्हें शादी के अवैध हो जाने का डर है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वह तो बिना शादी के ही उसके घर बैठने को तैयार थी। फिर क्या? मेरा सिर, मेरा तो मुंह जैसे कड़वा ही हो गया। शादी का सारा स्वाद ही जाता रहा। समझ में नहीं आया कि जिस शादी में किसी की आस्था ही नहीं है उसका इतना सरंजाम क्यों? पूरा घर लगा हुआ था। बेटे बेचारे कुली बने हुए थे, पैसा पानी की तरह बह रहा था। उस दिन जब बेला को 5वीं बार अलमारी खोलनी पड़ी तो वह भी झुंझला उठी। तुम लोग तो सब मिलकर मुझे लूट ही लोगे क्या? मैंने कहा।
यह काम ही ऐसा होता है, एक बार फैल जाए तो समेटना मुश्किल हो जाता है। शादी हो या घर का बजट, कभी पूरा नहीं होता। पर इतना फैलाने की ज़रूरत ही क्या थी? नरेश, जो अब तक मौन दर्शक बने हुए थे, उन्होंने पहली बार जबान खोली। सौमित्र तो रजिस्टर्ड मैरिज के लिए ही कह रहे थे, पर ये नहीं मानी। ये दुनिया को दिखाना चाहती थी कि बिटिया अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से शादी कर रही है, और ये अपनी इस जिद के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रही है। बेला एकदम तुनक गई। ओफो, जिस बात को आप समझते नहीं उसमें बोलते क्यों हैं? खैर, बोलने का अधिकार तो मुझे वैसे भी नहीं है। जबान खोलने का अधिकार तो सिर्फ उसी का होता है जो रुपया लगाता है, और मेरे पास तो इतना फालतू रुपया कभी रहा ही नहीं। इसके बाद नरेश जी उठकर चले गए और शाम तक नजर नहीं आए। तुम्हें मेरे सामने तो उनको इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था। अपमान की बात नहीं है रे, पर मुझे चिढ़ होती है। मेरे पास भी फालतू पैसे नहीं हैं। जीपीएफ से लोन लिया है मैंने। अनु की कहीं और शादी होती तो क्या यूं ही हो जाती? तब भी तो यह सब करना पड़ता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर यह सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। शादी ब्याह की जिम्मेदारी पति पत्नी की साझा जिम्मेदारी होती है। अकेले औरत उसे अपने कंधों पर उठाकर चलना चाहे तो चिढ़ तो होती ही है, उसे भी और दूसरों को भी। शाम को बेला जरा ढंग से तैयार होकर मेरे पास आई। बोली, 2-4 जरूरी घर निपटाने हैं, हुआ हूँ। कल तो फिर निकलना नहीं हो सकेगा। वैसे बाई सब्जी रोटी बनाकर रख गई है, अनु कुकर चढ़ा देगी। तुम लोग समय से खाना खा लेना, हमें देर भी हो सकती है। मैंने कहा, वाह, अनु कुकर क्यों चढ़ाएगी? मैं यहाँ किस लिए हूँ? रात को जब अनु किचन में खटर पटर करने लगी तो उससे भी मुझे यही कहना पड़ा, अनु तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं यहाँ किस लिए हूँ? परेशानी की क्या बात है? मैं तो रोज ही कुकर चढ़ाती हूँ। मैंने उसके हाथ से दाल चावल के डिब्बे लेते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम यहाँ रोज कुकर चढ़ाती हो, शायद वहाँ जाकर भी रोज चढ़ाओगी, पर अब 2-3 दिन तुम किसी काम में हाथ नहीं लगाओगी। क्यों? अरे, दुल्हन होने के कुछ खास प्रिविलेजेस होते हैं। यू आर सपोर्टेड टू सिट क्वाइटली एंड लुक ब्यूटीफुल। वह हंसती। तो क्या आंटी आप भी इस नौटंकी में शामिल हो गई? कैसी नौटंकी? अरे, ये नौटंकी नहीं तो और क्या है? जिस शादी में किसी की भी आस्था नहीं है उसके लिए इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है। कल तक मेरे ये भाई मरने मारने पर उतारू थे। मम्मी का ऑर्डिनेंस जारी होते ही भीगी बिल्ली बन गए। पापा का बस चले तो इस कार्यक्रम में किसी को फटकने भी ना दें। वे ही मम्मी के पीछे बैठे हर जगह निमंत्रण दे आए। सबसे ज़्यादा हंसी माँ पर आती है। कल तक जिस आदमी के लिए 100 गालियाँ निकालती थी, आज उसी के लिए सूट सिलवा रही है, अंगूठी बनवा रही है। यह सब नाटक नहीं तो क्या है? मुझे तो देखकर उबकाई आती है। अन्नू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अपना सारा विरोध भूलकर ये लोग तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। यह सब तो वे अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। मैंने तो यह सब कुछ नहीं चाहता। बस ये लोग खुशी खुशी हाँ कर देते तो मैं धन्य हो जाती, पर नहीं हुआ। मुझे तो माँ पर आश्चर्य होता है। वे भी तो अपने मन की आवाज़ पर पापा के पास दौड़ी चली आई थी, पर सबसे ज़्यादा हंगामा उन्होंने ही किया। पता नहीं लोग अपना वक्त क्यों भूल जाते हैं, अपने बच्चों के मामले में इतने दकियानूस क्यों बन जाते हैं। ना वे अपना अतीत भूलते हैं, ना दकियानूस होते हैं। वे सिर्फ अपने अनुभवों से तुम्हें आगाह करना चाहते हैं। मैंने समझाने की कोशिश की तो वह आवेश में आ गई। हर एक को अपनी ज़िंदगी खुद जीनी होती है आंटी, अपने अनुभव खुद बटोरने होते हैं। उधार के अनुभवों से ज़िंदगी नहीं चला करती। उनका तो माँ का दिल है अनु, उसने जो भुगता है वह नहीं चाहती कि तुम भी। एक बात कहूँ आंटी, हालांकि मेरे मुंह से आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी, पर सच तो यह है कि माँ का चुनाव ही गलत था, इसलिए उन्हें इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। जिंदगी कोरी भावुकता के सहारे नहीं चलती, उसके लिए नीचे ठोस जमीन चाहिए। इन लोगों का रोमांस तो इतना फुसफुस था कि पहली सच्चाई की चोट भी नहीं सह सका। तब से अब तक वे बस लड़ते ही जा रहे हैं। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति इतनी कड़वाहट भर गई है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये लोग कभी एक दूसरे पर जान देते थे। बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते ना। मुझे मालूम है आपको बुरा लगेगा, लेकिन आंटी, क्या सारा दोष छोटों का ही है? बड़ों को भी तो अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। पहले ज़माने में बुजुर्ग अपने राग द्वेष पर्दे पे रखते थे। यहाँ तो कुछ भी दबा ढका नहीं है। मेरा तो सारा बचपन ही इन्हीं झड़पों में सुनते हुए बीत गया। इससे ज़्यादा कुछ सुनना मेरे लिए असहनीय उठा, इसलिए मैंने धीरे से बात बदल दी। हालांकि यह बात पूछने का समय नहीं रहा अनु, पर यह बताओ, तुमने क्या सोचकर सौमित्र का वर्ण किया? कहीं
इसके मूल में तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है? सच कहूँ आंटी, मुझे एक पुरुष की तलाश थी, एक समर्थ सच्चे पुरुष की। कहने को तो इस घर में 3-3 पुरुष हैं, पर किसी के पास भी अपना चेहरा नहीं है। पापा तो एकदम मिट्टी के माधो हो गए हैं, उनका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। पिता के रूप में वे मेरी अपेक्षित उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर सके। बड़े भैया भी छोटी सी उम्र में ही गुमसुम हो गए। घर में निरंतर चलने वाले क्लब प्रसंगों ने उन्हें अंतर्मुखी बना दिया। छोटा भी पता नहीं क्यों घर से भागा भागा फिरता है। यह घर बरसों से एक औरत के इशारे पर चल रहा है, उसके आतंक के साए में जी रहा है। इसलिए मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो मेरा मानसिक संबल बन सके, मुझे भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा दे सके। अब मेरा चुनाव सही है या गलत, यह तो वक्त ही बताएगा। भविष्य के गर्भ में क्या है यह तो कोई नहीं जानता, पर मैंने मन ही मन उसे ढेरों आशीर्वाद दे डाले। 20 साल की उम्र में ऐसा जीवन दर्शन, ऐसी दूरदर्शिता, इतनी गहरी सोच, मैं गदगद थी। शादी ढंग से संपन्न हो गई, ना होने का कोई कारण ही नहीं था। गिनती के बाराती थे और उतने ही घराती। झगड़े फसाद की गुंजाइश ही नहीं थी। रजिस्ट्रार साहब दोपहर को अपने अमले के साथ आए और कागजी कार्यवाही करके चले गए। शाम को जयमाला भी हो गई। दूल्हे राजा बस इसी एक रस्म के लिए राजी हुए थे। जयमाला के तुरंत बाद डिनर का भव्य आयोजन था। हॉल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बनारसी साड़ी में लिपटी बेला और सफारी सूट में सजे नरेश मेहमानों का अभिवादन कर रहे थे, उनसे बधाइयाँ ले रहे थे। बेला के चेहरे से खुशी उसकी टपक पड़ रही थी। बाद में लोग चाहे जो भी कहते रहे, उस समय तो जोड़े की तारीफ ही कर रहे थे। वैसे उम्र की बात छोड़ दे तो दूल्हा सचमुच सुदर्शन था। सुसंस्कृत और विद्वान तो वह था ही। उसकी बगल में बैठकर लोगों से उपहार और आशीर्वाद लेती अनु भी बड़ी प्यारी लग रही थी। पहली बार उसके चेहरे पर रौनक देखी। इतने दिनों तक वह जैसे किसी तनाव में जी रही थी। भोज समाप्त हुआ और दूल्हा दुल्हन फूलों से सजी कार में बैठकर रवाना हो गए। ना विदा जैसी कोई रस्म हुई, ना रोना गाना ही हुआ। वह मुस्कुराती हुई हाथ मिलाती चली गई। बेला ने भी चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली। वह एकदम थकी थकी सी लग रही थी। नरेश जी ने जैसे उनकी अनकही छाया को, व्यथा को पढ़ लिया हो, बड़े ही स्नेहिल स्वर में बोले, बेला, हम लोगों को तो यह सब समेटते हुए 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तुम मधु जी के साथ घर चलकर आराम करो, बहुत थकी सी लग रही हो। वह जैसे इस प्रस्ताव की प्रतीक्षा में थी। उसने जरा भी नानुकुर नहीं की। प्रदीप रिक्शा ले आया तो हम लोग चुपचाप उसमें बैठ गए। बेला का घर बिजली की झालरों से जगमगा रहा था, पर भीतर गुप्त अंधेरा था, अंधेरा और खालीपन। वह घर जैसे काटने को दौड़ रहा था। हम दोनों वहीं हॉल में सोफे पर निढाल होकर पसर गए। बेला ने थकी सी आवाज में कहा, घर कैसा भाई भाई कर रहा है, कोई कहेगा यह शादी वाला घर है। लड़की की शादी के बाद घर ऐसा ही सुना सुना सा हो जाता है। संदीप की शादी के बाद देखना, घर में दुगनी रौनक आ जाएगी। संदीप की शादी किसने देखी? उसने हताश स्वर में कहा, मुझे तो बस इसी शादी का अरमान था। पता है, मेरी जिद के कारण ही यह सब आयोजन हो सका है, नहीं तो बाकी लोगों ने तो हाथ ही खींच लिए थे। चलो, तुम्हारी जिद पूरी हुई और मेहनत भी सफल हुई। आयोजन सचमुच शानदार रहा, बधाई हो। मेरी अपनी शादी तो मंदिर में जैसे तैसे फेरे लेकर हो गई थी। उसका हमेशा मलाल रहा। जब भी किसी की शादी देखती मन में एक टीस सी उठती। इसलिए सोच लिया था कि अपनी बिटिया की शादी खूब धूमधाम से करूँगी। अपनी शादी के अरमान भी उसी समय पूरे कर लूँगी। जब अनु ने अपने भाग्य का फैसला खुद ही कर लिया तो परिणाम के लिए भी वह हमें जिम्मेदार नहीं ठहराएगी, पर उसे कम से कम यह एहसास तो रहेगा कि उसकी खुशी में हम लोग शरीक हुए थे। यह एहसास ही बड़ा बल देता है। काश नरेश जी भी इसी तरह सोच पाते, तब तुम्हें इतनी आलोचना, इतना विरोध न सहना पड़ता। मर्द और औरत के बीच में यही सोच तो बुनियादी फर्क देता है। अनु के पापा को कभी इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि लड़की ढंग से विदा होगी तो आने जाने का रास्ता ही खुला रहेगा। भगवान ना करे, पर कभी बुरा वक्त आया तो पीठ पर बाप का, भाई का हाथ तो होगा। संकट की घड़ियों में माँ की गोद में सिर रखकर तो रो सकेगी। मेरी तरह नहीं कि जिंदगी भर अकेले ही जूझती रहेगी। कहीं से सांत्वना के दुशब्द, सहानुभूति का एक स्पर्श भी नसीब नहीं हुआ। बोलती बोलती जब वह अचानक चुप हो गई तो मैंने सिर उठाकर देखा, वह निशब्द रोई जा रही थी। पता नहीं यह बेटी की विदाई की पीड़ा थी या उसकी अपनी संचित व्यथा, पर उसकी बनारसी साड़ी का आंचल अनवरत आंसुओं से भीगता रहा और भीगता ही रहा।